Okay, Assalamu alaikum beta. So we are starting off with the lecture. In today's class हम रिवाइज करेंगे। तो आपको जैसे कि पता है कि हमारे पेपर में कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं। पेपर में जो हमारे पास टॉपिक्स आ रहे हैं वो कौन कौन से हैं बेटा। नंबर वन इज़ 1905 पार्टीशन ऑफ बंगाल, then 1906 Simla deputation, the information of Muslim League, then 1909 Parliamentary reforms, then 1916 लखनऊ पैक्ट। ठीक है, 1916 में क्या हुआ, लखनऊ पैक्ट, एंड 1919 में मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। राइट, सो हम एक एक करके सारी चीज़ों को रिवाइज करते जाएंगे ताकि आपके दिमाग में आ जाए। तो बेटा हम अपने टॉपिक नंबर वन से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम क्या है बेटा, जिसका नाम है पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक है, सो स्टार्ट करने से पहले आपने ये समझ लेना है कि बंगाल क्या था। बेसिकली बंगाल एक बहुत बड़ा प्रोविंस था उस वक्त इंडिया में। राइट, और पार्टीशन से पहले जब बंगाल का पार्टीशन नहीं हुआ था तो बिफोर पार्टीशन इट वाज टोटली कंट्रोल्ड बाय द हिंदूज। ठीक है, हिंदूज वर डोमिनेंट इन बंगाल। राइट, सो हुआ क्या कि इन 1905 partition of बंगाल happened and British partitioned बंगाल into two provinces। एक था ईस्ट बंगाल और दूसरा था वेस्ट बंगाल। तो यहाँ से इंट्रोडक्शन देखें कि पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज कैरिड आउट बाय लॉर्ड कर्जन। सो लॉर्ड कर्जन ब्रिटिश के वॉइस रॉय थे। ठीक है, वॉइस रॉय कौन होता है, जो कि ब्रिटिश का पर्सन होता है, ब्रिटिश का एम्प्लॉय होता है और इंडिया को हेड कर रहा होता है, मतलब इंडिया को संभाल रहा होता है। राइट, सो पार्टीशन ऑफ बंगाल का डिसीजन लॉर्ड कर्जन ने सुनाया 16 अक्टूबर 1905 को, जिसके अंदर बंगाल वॉज पार्टीशन इनटू टू प्रोविंसेस, वन वॉज ईस्ट बंगाल एंड द सेकंड वन वॉज वेस्ट बंगाल। आई विल बी क्विक क्योंकि हम रिवाइज कर रहे हैं। सो ईस्ट बंगाल का एरिया मुस्लिम्स को दे दिया गया। क्यों मुस्लिम्स को दे दिया गया? बिकॉज इट वाज अ मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस। ठीक है, यहाँ पे मुसलमान पॉपुलेशन में ज़्यादा थे ईस्ट बंगाल में, इस वजह से ये ईस्ट बंगाल का एरिया एडमिनिस्टर करने के लिए, संभालने के लिए किसको दे दिया गया? मुस्लिम्स को दे दिया गया। राइट, एंड वेस्ट बंगाल के अंदर हिंदू मेजॉरिटी थी, मतलब हिंदूज ज़्यादा थे, तो ये वेस्ट बंगाल का एरिया संभालने के लिए किसको दे दिया? हिंदूज को दे दिया। राइट, अब हम बात करते हैं पॉपुलेशन की कि ईस्ट बंगाल का एरिया जो मुस्लिम्स को दिया गया वहाँ क्या पॉपुलेशन थी। सो ईस्ट बंगाल के अंदर द टोटल पॉपुलेशन वाज 31 मिलियन, जिसमें से 18 मिलियन मुस्लिम्स थे एंड 13 मिलियन हिंदूज थे। तो मुझे देख के बताओ मेजॉरिटी में कौन हुआ? मेजॉरिटी में मुस्लिम्स हुए। ठीक है, सो हमें ये पता लग गया कि ईस्ट बंगाल में मेजॉरिटी में मुस्लिम्स थे, इसलिए ये एरिया मुस्लिम्स को संभालने के लिए दिया गया था। नाउ विल टॉक अबाउट वेस्ट बंगाल। सो वेस्ट बंगाल की जो टोटल पॉपुलेशन थी वो 54 मिलियन थी, जिसके अंदर 9 to 12 मिलियन मुस्लिम्स थे और 42 to 45 मिलियन हिंदूज थे। मतलब मेजॉरिटी में कौन था? मेजॉरिटी में हिंदूज थे। इस वजह से वेस्ट वाला जो पूरा एरिया है वो संभालने के लिए ब्रिटिश ने किसको दे दिया था? हिंदूज को दे दिया था। सो बेसिकली ब्रिटिश ने हिंदूज़ की जो पावर थी पूरे बंगाल के ऊपर से उसको डिवाइड कर दिया और बंगाल को दो प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया, एक ईस्ट बंगाल और एक कौन सा था? वेस्ट बंगाल। ठीक है, ईस्ट किसको दे दिया? मुस्लिम्स को, और वेस्ट किसको दे दिया? हिंदूज़ को। ठीक है, क्लियर हो गई बात यहाँ तक? अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा और कल पेपर में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सर आपसे पास पेपर का सवाल है that explain the reasons for partition of Bengal, why the partition of Bengal happened। ठीक है, partition of Bengal हुआ क्यों था? It's a 7 mark question, मतलब you have to write 3 paragraphs and 3 reasons। right, so partition of Bengal हुआ क्यों था, क्या reasons थे इसके भाई? British, why did British partition Bengal into two provinces? सो पैरा वन, रीज़न वन इज़, यहाँ पे मैंने आंसर्स लिखे हुए हैं, दैट बंगाल वॉज अ वेरी लार्ज प्रोविंस जोग्राफिकली, और बंगाल एक बहुत बड़ा प्रोविंस था और अप्रॉक्सीमेटली पूरे बंगाल में 85 मिलियन पॉपुलेशन थी। सो ब्रिटिश ने ये क्लेम किया था दैट बंगाल वॉज टू लार्ज टू मैनेज एज अ सिंगल प्रोविंस। ब्रिटिश ने क्या बोला कि बंगाल इतना बड़ा प्रोविंस है कि इसको एज अ सिंगल प्रोविंस संभालना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, इट्स वेरी हार्ड टू मैनेज बंगाल एज अ सिंगल प्रोविंस। और बंगाल का जो टोटल एरिया था वो कितना था? 1,89,000 माइल्स। ठीक है, सो पहला रीज़न ये था पार्टीशन करने का, बिकॉज इट वॉज अ वेरी लार्ज प्रोविंस। नंबर टू रीज़न क्या था बेटा? वाई डिड ब्रिटिश पार्टीशन बंगाल इन 1905? नंबर टू रीज़न क्या था कि बेटा
बंगाल के अंदर देयर वर सम एंटी ब्रिटिश एक्टिविटीज़ गोइंग ऑन, ठीक है। बंगाल के अंदर जितने भी हिंदूज थे ना और हिंदू लीडर थे, बेसिकली वो ये चाहते थे कि ब्रिटिश इंडिया छोड़ के चला जाए और हिंदूज को क्या मिल जाए, हिंदूज को सेल्फ रूल मिल जाए, ठीक है। सो वो लोग बंगाल के अंदर जो लोग थे उनको एंटी ब्रिटिश कर रहे थे। किस तरह, यहाँ से पढ़ो। देयर वर सम एंटी ब्रिटिश एक्टिविटीज़ गोइंग ऑन इन बंगाल। फॉर एग्जांपल हिंदू लीडर लाइक, क्या नाम था इनका हिंदू लीडर का, तिलाकाफ पूना। क्या नाम था, तिलाकाफ पूना। तो तिलाकाफ पूना वॉज वन ऑफ द इंडियन हिंदू लीडर्स जो कि एंटी ब्रिटिश स्पीचेस कर रहे थे, ताकि जितने भी बंगाल के लोग हैं वो ब्रिटिश के क्या हो जाएं, बिल्कुल अगेंस्ट हो जाएं, ठीक है। सो ये तिलक पूना जो कि एक हिंदू लीडर थे, ये एंटी ब्रिटिश स्पीचेस कर रहे थे एंड ब्रिटिश के अगेंस्ट आर्टिकल्स लिख रहे थे। नंबर 2, ऑल्सो देयर वर सम सीक्रेट सोसाइटीज़ वर्किंग इन बंगाल। कुछ सीक्रेट सोसाइटीज़ भी थी जो बंगाल में काम कर रही थी। किस लिए काम कर रही थी, फॉर इंडियन फ्रीडम, ठीक है। मतलब ये सीक्रेट सोसाइटीज़ ये चाहती थी कि ब्रिटिश इंडिया छोड़ के चला जाए और इंडियंस को क्या मिल जाए, फ्रीडम मिल जाए, ठीक है। सो इन एक्टिविटीज़ का जब ब्रिटिश को पता लगा तो ब्रिटिश थोड़े से कंसर्न हो गए और ब्रिटिश ने ये सोचा कि हम बंगाल को डिवाइड कर देते हैं 2 प्रोविंसेस में, एक ईस्ट और एक वेस्ट, ताकि एक एरिया मुस्लिम संभालें और एक एरिया हिंदूज संभालें, पावर डिवाइड हो जाए और ये जो हिंदूज कर रहे हैं एंटी ब्रिटिश हरकतें वो ना करें। सेकेंड रीज़न वाई बंगाल वॉज पार्टीशन बाय द ब्रिटिश। नाउ द लास्ट रीज़न वॉज वेरी सिंपल कि ये मुस्लिम्स की डिमांड थी। इट वॉज द डिमांड ऑफ मुस्लिम्स की ये डिमांड थी कि दे वांटेड अ सेपरेट प्रोविंस, ठीक है। तो बंगाल के अंदर पार्टीशन से पहले जो मुस्लिम्स रह रहे थे वो किसके रूल के अंदर रह रहे थे, हिंदू रूल के अंदर रह रहे थे। सो मुस्लिम्स ने ब्रिटिश से ये डिमांड की थी कि दे वांट अ सेपरेट प्रोविंस वेयर दे कैन प्रैक्टिस देयर कल्चर एंड रिलीजन फ्रीली, जहाँ पे मुसलमान सेपरेट प्रोविंस में अपना कल्चर भी अपना रिलीजन भी फ्रीली प्रैक्टिस कर पाए विदाउट सफरिंग फ्रॉम हिंदू रूल एंड पॉलिसीज़, ठीक है। सो ब्रिटिश ने मुसलमानों की बात मान ली थी और इस पॉइंट पे मुस्लिम्स और ब्रिटिश के जो रिलेशंस हैं बच्चों, वो रिलेशंस बहुत अच्छे हो गए थे क्योंकि ब्रिटिश ने हमारी बात मान के पार्टीशन कर दिया, ठीक है। तो हुआ क्या, ईस्ट बंगाल का कैपिटल, ईस्ट बंगाल और असम का एरिया था, इसका कैपिटल ढाका को बना दिया और वेस्ट बंगाल का कैपिटल कलकत्ता को बना दिया। अब इस पार्टीशन से हुआ क्या, ठीक है, कोई एक तो खुश हुआ होगा बहुत और कोई एक नाराज़ हुआ होगा। तो बेटा जो खुश हुए वो मुस्लिम्स थे, ठीक है। सो मुस्लिम्स ने बहुत हैप्पीली इस पार्टीशन को वेलकम किया। क्यों, क्योंकि मुस्लिम्स को एक अपना प्रोविंस मिल गया था ईस्ट वाला। लेकिन हिंदूज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए, उन्होंने वायलेंटली रिएक्ट करना शुरू कर दिया। क्यों, क्योंकि बिफोर पार्टीशन पूरी की पूरे बंगाल पे किसकी पोजीशन थी, सिर्फ हिंदूज़ की थी, ठीक है। सो हिंदूज़ ने बोलना शुरू कर दिया कि ब्रिटिश इज़ डूइंग डिवाइड एंड रूल। सो हिंदूज़ ने गुस्से में आके एक प्रोटेस्ट शुरू किया, जिस प्रोटेस्ट को हम बोलते हैं स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है। सो ये कांग्रेस ने शुरू किया था। कांग्रेस कौन थी, कांग्रेस हिंदूज़ की पॉलिटिकल पार्टी थी। सो कांग्रेस के लीडर जिनका नाम था बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट की थी एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल, जिसके अंदर इस स्वदेशी मूवमेंट पे इन्होंने बोला, ये 4 मार्क क्वेश्चन आता है स्वदेशी मूवमेंट का। सो इस स्वदेशी मूवमेंट का मेन एम ये था कि ब्रिटिश के गुड्स को बॉयकॉट करना और लोकली मेड प्रोडक्ट्स को यूज़ करना, ठीक है। सो जो हिंदू लोग थे उन्होंने ब्रिटिश आइटम्स ख़रीदना बंद कर दिए थे, प्रोटेस्ट हेल्ड किए थे और ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट ऑपोजिशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। सो अब तुम्हें क्या लगता है कि ब्रिटिश ने कुछ नहीं किया होगा? जब हिंदू स्वदेशी मूवमेंट से प्रोटेस्ट कर रहे थे तो ब्रिटिश चुप करके बैठा होगा? हिंदूज जब प्रोटेस्ट कर रहे थे तब ब्रिटिश चुप करके बैठा होगा? नहीं। तो यहाँ से पढ़ना, इन रिस्पॉन्स टू द स्वदेशी मूवमेंट, जब ब्रिटिश ने देखा कि भाई ये तो स्वदेशी मूवमेंट ख़त्म ही नहीं कर रहे, हिंदूज प्रोटेस्ट भी करे जा रहे हैं। सो इन रिस्पॉन्स टू द स्वदेशी मूवमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास किया प्रेस एक्ट। प्रेस एक्ट के अंदर इन्होंने क्या किया, दैट इफ़ एनी न्यूज़पेपर पब्लिशेस कंटेंट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल और अगेंस्ट ब्रिटिश, तो उस न्यूज़पेपर को बैन कर दिया जाएगा। और कोई भी राइटर जिसने क्रिटिसाइज़ किया पार्टीशन ऑफ बंगाल को या ब्रिटिश रूल को, उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे न्यूज़पेपर्स थे जिनको फाइन किया गया और फ्रीडम ऑफ स्पीच वॉज रिस्ट्रिक्टेड। सो दिस वॉज द प्रेस एक्ट ऑफ 1910। ये एक 4 मार्क का क्वेश्चन ये भी आपके पास आ सकता है। अब हुआ क्या कि 1905 में पार्टीशन हुआ था, राइट, एंड 1911 के अंदर पार्टीशन ऑफ बंगाल का डिसीजन रिवर्स कर दी गया। ये भी कल आपके पास पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि वाई
वॉज द डिसीजन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल रिवर्स 7 मार्क्स के लिए। सो नंबर 1 रीज़न क्या था, वही कि हिंदूज़ ने प्रोटेस्ट में स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट की हुई थी, जिसमें उन्होंने ब्रिटिश के गुड्स को बॉयकॉट कर दिया था, जिसकी वजह से ब्रिटिश को इकोनॉमिकली बहुत सफ़र करना पड़ रहा था और उनको बहुत हैवी लॉस हो रहा था। ठीक है, नंबर 1 रीज़न तो ये हो गया। नंबर 2 रीज़न क्या हुआ कि हिंदूज़ ने ब्रिटिश ऑफिशियल, ब्रिटिश का गवर्नमेंट का एक बंदा जिसका नाम था लॉर्ड मिंटो, वो जब इंडिया विज़िट कर रहे थे, सो हिंदूज़ ने उन्हें असैसिनेट करने की कोशिश की थी। ठीक है, असैसिनेट करने की मतलब मारने की कोशिश की थी। सो ब्रिटिश को ये डर लग गया था कि भाई उनके जो लोग हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो लोग हैं, उनकी लाइफ को थ्रेट है। पैराग्राफ नंबर 3 में क्या हुआ, पैराग्राफ नंबर 3 मतलब थर्ड रीज़न वाई पार्टीशन ऑफ बंगाल का डिसीजन वॉज रिवर्स, कि बेटा 1910 के अंदर जब लॉर्ड मिंटो वॉइस रॉय से हटे और नए वॉइस रॉय आए लॉर्ड हार्डिंग, तो वो जब इंडिया आए तो उन्होंने इंडिया की पॉलिटिकल सिचुएशन देखी और ये रियलाइज़ किया कि ये पार्टीशन का डिसीजन इज़ इनअफेक्टिव, मतलब इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा बल्कि इससे ब्रिटिश को नुकसान ही हो रहा है उल्टा। ठीक है, सो इस वजह से किंग जॉर्ज ने पार्टीशन ऑफ बंगाल को रिवर्स करने का डिसीजन सुनाया ताज दरबार दिल्ली में इन 1911। अब कौन खुश हुआ होगा और कौन नाराज़ हुआ होगा? अब मुसलमान बहुत नाराज़ हो गए और हिंदूज खुश हो गए। ठीक है, सो ये रिवर्सल को मुस्लिम्स ने बहुत अपोज किया, क्योंकि मुस्लिम्स के पास से जो ईस्ट वाला प्रोविंस था वो चला गया, फिर से हिंदूज़ के पास पूरा का पूरा बंगाल चला गया। तो मुस्लिम्स ने ये रियलाइज़ किया कि अपनी पॉलिटिकल पार्टी होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि हिंदूज़ की है कांग्रेस। तो मुस्लिम्स ने ये डिसाइड किया कि ये मुस्लिम्स कैन नॉट ट्रस्ट द ब्रिटिश फॉर देयर प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स। ठीक है, मुसलमान अपने राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए ब्रिटिश को ट्रस्ट नहीं कर सकते, एंड मुस्लिम्स लॉस्ट फेथ इन ब्रिटिश। ठीक है, तो कल आपके पेपर के लिए 4 क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है। व्हाट वाज द स्वदेशी मूवमेंट, व्हाट वाज द प्रेस एक्ट, वाई वॉज बंगाल पार्टीशन एंड वाई वॉज पार्टीशन ऑफ बंगाल रिवर्स। ठीक है, तो ये आप यहीं से याद करिएगा। उसके बाद बेटा 1906 में आपकी हुई थी सिमला डेप्यूटेशन। तो सिमला डेप्यूटेशन क्या थी बेटा, लॉर्ड कर्जन के बाद लॉर्ड मिंटो जो है ना इंडिया के नए वॉइसरॉय बने थे इन 1905। ठीक है, लॉर्ड कर्जन का टेन्योर ख़त्म हो गया था 1905 में और नए वॉइसरॉय बने थे लॉर्ड मिंटो। तो 1906 में लॉर्ड मिंटो जो हैं वो वेकेशंस पे गए हुए थे शिमला। शिमला एक जगह का नाम है, शहर का नाम है इंडिया के अंदर। सो अ ग्रुप ऑफ 35 मुस्लिम्स जिन्हें लीड कर रहे थे सर आगा खान, लॉर्ड मिंटो से शिमला मिलने के लिए गए और उनसे जाके मुस्लिम्स के लिए कुछ डिमांड्स रखी, कुछ रिफॉर्म्स मांगे कि मुस्लिम्स को ये चीज़ें चाहिए। ठीक है, और मुस्लिम्स बहुत ज़्यादा होपफुल थे। मुस्लिम्स क्यों होपफुल थे? क्योंकि ब्रिटिश ने उनकी बात 1905 में सुन ली थी और पार्टीशन ऑफ बंगाल कर दिया था। तो मुसलमानों को ये होप थी कि ब्रिटिश ने हमारी बात सुन के पार्टीशन ऑफ बंगाल किया और हमें एक प्रोविंस दे दिया था ईस्ट बंगाल, तो ये हमारी बातें अभी भी सुन लेंगे। ठीक है, 1906 की बात हो रही है। ठीक है, सो मुसलमानों ने क्या डिमांड किया था लॉर्ड मिंटो से कि मुस्लिम्स नीड सेपरेट इलेक्टोरेट, मतलब मुस्लिम्स वुड चूज़ एंड वोट फॉर देयर मुस्लिम लीडर। ठीक है, मुस्लिम्स विल ओनली वोट फॉर देयर सेपरेट लीडर, मोर सीट्स इन द काउंसिल। ठीक है, और काउंसिल क्या होता है? जहाँ पे लॉज बन रहे होते हैं। नंबर 3 क्या डिमांड की थी? मोर जॉब्स फॉर मुस्लिम्स इन द आर्मी एंड गवर्नमेंट। तो ये तीनों डिमांड्स लॉर्ड मिंटो ने हमारी क्या कर ली थी? एक्सेप्ट कर ली थी। सो सिमिलर डेपुटेशन वाज सक्सेस। अब कल पेपर के लिए 2 क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से एक्सपेक्टेड है। व्हाट वाज द सिमिलर डेपुटेशन, उसमें आप बस नॉर्मल सा 4 पॉइंट लिख देंगे। और एक क्वेश्चन आपके पास आता है व्हाई वाज सिमिलर डेपुटेशन इंपॉर्टेंट फॉर द मुस्लिम्स इन इंडिया। ठीक है, तो पैराग्राफ नंबर 1 में क्या लिखेंगे कि इसलिए इंपॉर्टेंट थे क्योंकि सेपरेट इलेक्टोरेट हमारे एक्सेप्ट हो गए थे, दिस वाज इन फेवर ऑफ मुस्लिम। ठीक है, और यहाँ से ब्रिटिश और मुस्लिम के रिलेशन भी बेहतर हो गए क्योंकि ब्रिटिश ने हमारी सेपरेट इलेक्टोरेट की बात मान ली थी। नंबर 2, सिमिलर डेपुटेशन के सक्सेस के बाद मुस्लिम्स इनकरेज हो गए थे टू फॉर्म देयर ओन पॉलिटिकल पार्टी, और सिमिलर डेपुटेशन के फ़ौरन बाद ही 1906 में मुस्लिम्स ने अपनी ओन पार्टी बना ली थी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। पैराग्राफ नंबर 3 में क्यों इंपॉर्टेंट थी? मुसलमानों ने ज़्यादा सीट्स डिमांड की थी इन द काउंसिल्स जहाँ पे लॉज बनते हैं। सो ये भी ब्रिटिश ने अग्री कर दिया था। ठीक है, जिसकी वजह से मुस्लिम्स की जो पार्टिसिपेशन है गवर्नमेंट में वो इंक्रीज़ हो गई थी। सो सिमिलर डेपुटेशन वाज अ सक्सेस। ठीक है, सो इन 3 रीजंस की वजह से सिमिलर डेपुटेशन वाज इंपॉर्टेंट फॉर द मुस्लिम्स। उसके बाद 1906 में मुस्लिम्स की अपनी पार्टी बन गई, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। अब द क्वेश्चन कल आपके पेपर के लिए जो आ सकता है कि डिस्कस द रीजंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग 7 मार्क्स के लिए, तो आप 3 पॉइंट्स क्या लिखेंगे? नंबर 1, आर्या समाज ग्रुप,
आर्य समाज बेसिकली एक हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप था जो कि मुस्लिम्स को फोर्सफुली हिंदुज़म में कन्वर्ट कर रहा था, एंड मुस्लिम्स इस पे कुछ नहीं कर पा रहे थे बिकॉज दे डिडंट हैड देयर ओन पॉलिटिकल पार्टी। पैराग्राफ नंबर 2, हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी के हिंदूज ने मुस्लिम से कंसल्ट किए बगैर हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया था, एंड मुस्लिम्स weren't एबल टू डू एनीथिंग, व्हाई? बिकॉज दे डिडंट हैड देयर ओन पॉलिटिकल पार्टी। नंबर 3, सक्सेस ऑफ सिमिलर डेपुटेशन। सिमिलर डेपुटेशन के सक्सेस के बाद मुस्लिम्स इनकरेज हो गए थे टू फॉर्म देयर ओन पॉलिटिकल पार्टी फॉर फ्यूचर डिमांड्स टू फ्रॉम ब्रिटिश। ठीक है, सो इन 3 रीजंस की वजह से मुस्लिम्स ने क्या डिसाइड किया, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनाना। उसके बाद 1909 में मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स आए। तो मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स किसने इंट्रोड्यूस किए थे? लॉर्ड मिंटो जो कि वॉइसरॉय थे इंडिया के, ठीक है, एंड जॉन मॉर्ले जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे इंडिया के। और ये क्यों किए? ताकि इंडियंस की डिमांड्स फुलफिल की जा सकें। सो मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स के टर्म्स क्या थे फॉर 4 मार्क क्वेश्चन? कि इम्पीरियल काउंसिल में 60 सीट्स इंक्रीज कर दी, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 60 सीट्स इंक्रीज कर दी, प्रोविंशियल काउंसिल में 50 सीट्स इंक्रीज की इन लार्ज प्रोविंसेस एंड 30 सीट्स इंक्रीज की इन स्मॉल प्रोविंसेस, एंड मुस्लिम्स को क्या दे दिए? सेपरेट इलेक्टोरेट। लेकिन इट वॉज रिजेक्टेड बाय कांग्रेस। अब कल आपके यहाँ पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि वाई द मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स वर अपोज्ड बाय द कांग्रेस। कांग्रेस ने इन रिफॉर्म्स को क्यों रिजेक्ट कर दिया? नंबर 1, इन मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स के अंदर मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट्स दे दिए गए थे, जिसकी वजह से कांग्रेस बहुत ज़्यादा ऑफेंड हो गया। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने बोला कि मुस्लिम्स तो इंडिया के अंदर माइनॉरिटी में है, तो उनको सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं देने चाहिए, मतलब मुस्लिम्स के पास ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए टू चूज़ देयर ओन मुस्लिम पॉलिटिकल लीडर। ठीक है, सो दे रिजेक्टेड, दे अपोज द मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स। पैराग्राफ नंबर 2, ब्रिटिश गेव द इंडियंस एडवाइजरी रोल। मतलब सीट्स तो बढ़ा दी थी, ये देखो यहाँ पे ब्रिटिश ने हर काउंसिल में सीट्स बढ़ा दी इंडियंस की, मुसलमानों की भी और हिंदूज की भी। लेकिन सीट्स बढ़ाने के बाद भी द इंडियंस डिडंट हैड एनी लॉ चेंजिंग पावर। मतलब ये मुस्लिम्स और हिंदूज काउंसिल्स में बैठ के ब्रिटिश को सिर्फ एडवाइस कर सकते थे, बट कोई लॉ चेंजिंग पावर इनके पास नहीं थी। ठीक है, एंड पैराग्राफ नंबर 3, मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स में दे डिसाइडेड टू इंक्रीज सीट्स इन काउंसिल फॉर द मुस्लिम्स, जिसकी वजह से कांग्रेस को फिर से गुस्सा आया, हिंदूज को फिर से गुस्सा आया, और हिंदूज ने बोला कि दिस इज़ अनडेमोक्रेटिक, मुस्लिम्स की सीट्स काउंसिल्स में क्यों बढ़ाई जा रही हैं। ठीक है, सो इन 3 रीजंस की वजह से मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स को कांग्रेस ने, मतलब हिंदूज ने रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद 1916 में लखनऊ पैक्ट आया। लखनऊ पैक्ट किसके दरमियान साइन हुआ? बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। सो दोनों पार्टीज़ ने मिल के कुछ डिमांड्स पुटअप की इन फ्रंट ऑफ ब्रिटिश। क्या क्या डिमांड्स थी? कांग्रेस ने बोला ठीक है, मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दे देने चाहिए ब्रिटिश को, मुस्लिम्स को 33% मिनिमम सीट्स देनी चाहिए सेंट्रल काउंसिल में, और असेंबली में कोई लॉ पास नहीं होगा जब तक 75% ऑफ द कम्युनिटी अग्रीज। ठीक है, और नंबर 4, बाकी काउंसिल्स में भी मुस्लिम्स की सीट बढ़ा दी जाए। ठीक है, सो आप क्वेश्चन आपके पास कल क्या आ सकता है कि वाई द लखनऊ पैक्ट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर 7 मार्क्स। तो क्यों इम्पॉर्टेंट था? क्योंकि कांग्रेस ने मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट देने वाली बात को एक्सेप्ट कर लिया था, इसलिए इम्पॉर्टेंट था। पहला पॉइंट आप ये लिख सकती हैं। नंबर 2, मुस्लिम्स की सीट्स इंक्रीज करने वाला पॉइंट भी कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया था, सेकंड पॉइंट ये लिख सकती हैं। नंबर 3, ये लॉ बना दिया था कि 75% लोग अगर एक असेंबली में एक लॉ पे अग्री करेंगे तो वो लॉ पास होगा, वरना वो लॉ पास नहीं होगा, जिसकी वजह से माइनॉरिटीज़ वर प्रोटेक्टेड। ठीक है, और लास्ट चीज़ बेटा, बॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919, जिसके अंदर डायरकी सिस्टम आया था। डायरकी सिस्टम में ब्रिटिश ने कुछ चीज़ें अपने पास रखी थी और कुछ चीज़ें संभालने के लिए इंडियंस को दे दी थी। अपने पास ये 4 मार्क का क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज द डायरकी सिस्टम। सो ब्रिटिश ने अपने पास जो चीज़ें रखी थी वो थी पुलिस, मीडिया, रेवेन्यू, जस्टिस, और इंडियंस को क्या क्या दिया? फॉरेस्ट, पब्लिक हेल्थ, पब्लिक वर्क्स एंड एजुकेशन। तो मुझे देख के बताओ, लॉ चेंजिंग पावर अभी भी किसके पास है? अभी भी लॉ चेंजिंग पावर ब्रिटिश के पास थी। सो इंडियंस को ये चीज़ सुन के गुस्सा आ गया, वो सैड हो गए। सो जब इंडियंस अनहैप्पी हुए इस पे, सो इंडियंस स्टार्टेड द प्रोटेस्ट। टू स्टॉप दिस प्रोटेस्ट ब्रिटिश लेके आया रोलेट एक्ट। ये एक और 4 मार्क का क्वेश्चन। रोलेट एक्ट क्या था? अरेस्ट विदाउट वारंट, डिटेंशन विदाउट बेल, एंड गवर्नमेंट विल ऑर्डर यू वेयर टू लिव। ये 3 पॉइंट्स थे। उसके बाद एक और 4 मार्क का क्वेश्चन, व्हाट वाज द अमृतसर मैसेकर ऑफ 1919। सो ब्रिटिश ने पब्लिक गैदरिंग बैन कर दी थी, लेकिन फिर भी जालियांवाला बाग के अंदर अमृतसर में 20,000 पीपल, 20,000 इंडियंस फॉर प्रोटेस्टिंग।
सो वहाँ से जब ब्रिटिश कमांडर जनरल डायर ने ये देखा तो जनरल डायर ने अपने ट्रूप्स को बोला कि ओपन फायर, जिसके अंदर 400 पीपल वर किल्ड एंड 1200 वर इंजर्ड। हंटर कमेटी फॉर्म की गई थी टू इन्वेस्टिगेट दिस इंसिडेंट, बट हंटर कमेटी ने जनरल डायर को कोई सज़ा नहीं दी, जस्ट सर्विस से सस्पेंड कर दिया था। अब बेटा एक चीज़ मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, दैट इज़ टाइमलाइन क्वेश्चन 14 मार्क्स। अगर कल आ जाए तो टाइमलाइन क्वेश्चन क्या होता है, जिसके अंदर आपको मल्टीपल इवेंट्स डिस्क्राइब करने होते हैं, जैसे हाउ सक्सेसफुल वर ब्रिटिश मुस्लिम रिलेशन बिटवीन 1905 एंड 1911। ठीक है, सो आपको इसके दरमियान जितनी इवेंट्स हुई हैं वो सारी डिस्कस करनी है। जैसे आप पहले बताओगे ब्रीफली कि पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, फिर ब्रीफली बताओगे उसका रिवर्सल हुआ पैरा 2 में, फिर पैरा 3 में सिमला डिप्यूटेशन बताओगे, पैरा 4 में मुस्लिम लीग फॉर्म होने का बताओगे क्यों हुई, 1-2 पॉइंट्स उसके, पैरा 5 में पार्लियामेंटो रिफॉर्म्स बताओगे एंड पैरा 6 में कंक्लूजन दे दोगे। तो दिस इज़ अ टाइमलाइन क्वेश्चन जिसके अंदर मल्टीपल इवेंट्स पूछते हैं। और 2 टाइमलाइन आपके कल के पेपर में आ सकती हैं, या तो 1905 से 1911। अगर 1905 से 1911 हो तो आप यही लिखेंगी, ठीक है। और दूसरी टाइमलाइन अगर वो आपसे पूछे 1909 से 1919 तक, ठीक है, 1909 से लेकर 1919 तक, तो उसमें आप कैसे पैराग्राफिंग करेंगी। पैरा 1 में पार्लियामेंटो रिफॉर्म्स, पैरा 2 में रिवर्सल ऑफ बंगाल, पैरा 3 में 1916 लखनऊ पैक्ट, फिर पैरा 4 में मॉन्टेक चेम्सफोर्ड का डायरकी सिस्टम, फिर रोलेट एक्ट, फिर अमृतसर में ऐसे कर एंड कंक्लूजन। ठीक है बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ एंड बेस्ट ऑफ लक।